क्वेश्चन है कन्वर्ट करेंसी डॉलर टू रुपीस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डॉलर को रुपीस में करना है या रुपीस को डॉलर में, वो हमें चॉइस लेना होगा। तो हमने फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पे, और जिसमें कि रुपीस इनपुट करवाया और डॉलर इनपुट करवाया। लेकिन हमें किसको कन्वर्ट करना है, वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेलेक्ट बॉक्स लेना होगा। सेलेक्ट बॉक्स को कहीं पे भी ले सकते हैं। और इसमें ना मैं ऐसा कर देता हूँ, ये वाला जो प्रोग्राम है वैम्प में चल रहा है लेकिन जैम्प में नहीं चल रहा है, फैटल एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे उसको वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो एक्सेस करें कैसे लेगा वो वैल्यू, इसलिए एरर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इस एरर को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, वैल्यू इसकी शुरू में कर देते हैं 0। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हो गई 0। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 हो गई। और यहाँ पे हमने रुपीज़ और डॉलर लिखा सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। अब हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे, सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन ही लिख देते हैं, कुछ भी सेलेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट है डॉलर टू रुपीज़ और दूसरा लिख दिया हमने रुपीज़ टू। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमने ले लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे फैच करवाएंगे। अब तक हमने जो PHP में पढ़ा है कंट्रोल्स, वो हमने टेक्स्ट बॉक्स और बटन का यूज़ किया है, सेलेक्ट बॉक्स हमने अब तक यूज़ नहीं किया। तो सेलेक्ट बॉक्स में जो वैल्यू सेलेक्ट है ना, वो कैसे हम वैल्यू गेट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करा तो फॉर्म सबमिट होगा, ये वाली कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। तो अभी के लिए हम इसको कर रहे हैं कमेंट। और मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो हमें ये देखना है कि सेलेक्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू जो हमने ली है वो कौन सी सेलेक्ट करी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वैल्यू। तो कैसे पता लगाएंगे, हर चीज़ का कंट्रोल का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो सेलेक्ट बॉक्स का भी हमें नेम देना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू को फैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑप्शन के नाम से एक इसका नाम लिया, और यहाँ पे अब हम ले लेते हैं सेम यही वाला लॉजिक, एक चॉइस वेरिएबल है CH, और CH के अंदर हमने क्या डलवाया, ऑप्शन की वैल्यू। इसको ही प्रिंट करवा के देखते हैं। सेलेक्ट बॉक्स आ गया है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ चुकी है। और जब हमने इसको डॉलर टू रुपीज़ पे क्लिक करा तो लिखा आ गया डॉलर टू रुपीज़, हमने सेलेक्ट किया था। और रुपीज़ टू डॉलर पे क्लिक किया तो रुपीज़ टू डॉलर आ गया है। तो ऐसे हमने सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू को फैच कर लिया है यहाँ से। तो CH के अंदर हमने प्रिंट करवा के देखी है कि इसके अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 ऑप्शंस में से एक परफॉर्म करना है। तो वो चेक करेंगे हम कि वो क्या है ऑप्शन, पहले वाला है या दूसरे वाला। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम इफ़ कंडीशन लिखें, इफ़ CH इक्वल्स टू, चेक कर रहे हैं हम CH के अंदर क्या है। अगर CH के अंदर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, अपना अलग लॉजिक लिखना है। और फिर हम दूसरा बार इफ़ लिखेंगे, उसके लिए अलग कंडीशन लगाएंगे, है ना। तो इफ़ कंडीशन से भी हम ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, स्विच केस। तो इफ़ कंडीशन से तो तुम कर ही लोगे, हमने पहले भी किए। तो स्विच केस से हम ट्राई करते हैं। अच्छा, एक और मैं इसमें कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको CH को प्रिंट करवाया, और CH को मैंने ये वाला नाम ये प्रिंट कर रहा था जो हमने लिया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ। उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दिया 1, और दूसरे की वैल्यू दे दी मैंने 2। तो अब चेक करते हैं ये वैल्यू उठा रहा है या फिर ये वाली वैल्यू उठा रहा है। एक बार इसको रीलोड करते हैं।
और यहाँ पे सेलेक्ट किया डॉलर टू रुपीज़ और यहाँ पे आ गया 1, और अगर रुपीज़ टू डॉलर सेलेक्ट किया तो वो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम तो बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्पेसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इफ़ कंडीशन में हमने कंपेयर किया था, तो बेटर है कि ऐसे हम कंपेयर ना करें, उसकी एक वैल्यू दे दो। तो वैल्यू हम एक छोटी सी वैल्यू दे सकते हैं 1 2, और ये कंपेयर में भी अब आसानी हो जाएगी। तो इफ़ कंडीशन में भी तुम अभी लिख सकते हो और स्विच में भी लिख सकते हो। स्विच तो और भी अब आसान हो जाएगा अभी। तो स्विच का सिंटेक्स क्या था बताओ? स्विच के अंदर क्या लिखेंगे? स्विच के अंदर केस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर? सी एच के अंदर क्या आ जाएगा? केसेस आ जाएंगे। तो सी एच के अंदर क्या क्या वैल्यू होगी? सी एच के अंदर वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या 2 होगी, है ना? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा केस 1। अगर उसके अंदर 1 है तो क्या हो, और अगर उसके अंदर 2 है तो क्या हो, है ना? तो ये 2 ऑप्शंस आ गए हमारे। तो फर्स्ट वाला केस था डॉलर टू रुपीज़, यहाँ पे एक कमेंट करके लिख लेते हैं। तो ये हमें करना है, डॉलर इनपुट होगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर इनपुट होगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे? रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, तो डी से डॉलर हमें मिल जाएगा जो यूज़र ने एंटर किया होगा। तो डी में हमने क्या करा, 2 वाले में 2 में डॉलर की वैल्यू होगी वो उठाई और डी में डाल दी। और फिर अब हमें एक नया वेरिएबल लिया रुपीज़ के लिए, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड? हाँ, रुपीज़ बड़ा होता है ना, रुपीज़ बड़ा होता है, तो उसको हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा डॉलर का प्राइस चल रहा होगा। तो डी मल्टीप्लाई और उसका हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो डी में आर में हमारा रिज़ल्ट आ चुका होगा। अब आर को प्रिंट करवा देते हैं, इको आर। ठीक है, अब क्या करना है, इसी का ही उल्टा सेकंड केस में। सेकंड केस में हमने इसका रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू को उठाना है आर में, और डी में कैलकुलेट करना है। और डी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे डी को। यहाँ पे बिल्कुल सही आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लॉजिक हो गया है पूरा। और अब चेक करके देखते हैं इसमें क्या क्या कमी है। तो इसको रीलोड कर लिया हमने, रुपीज़ में लिखा 100, और यहाँ पे हमने करना है रुपीज़ टू डॉलर। इस पर क्लिक करेंगे तो 1.2 आ गया, है ना? और अगर हमने यहाँ पे डॉलर लिखा 3, और अब करना है हमें डॉलर टू रुपीज़, तो ये आ गया 246, 82 इंटू 3। ठीक है, अच्छा, अगर हमें इसका जो आउटपुट है, चल रहा है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये जो इसका आउटपुट है उसको यहाँ पे नीचे नहीं प्रिंट करना, यहीं पे प्रिंट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, PHP का जो कोड है वो हमें ऊपर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमें चाहिए ऊपर, सबमिट बटन के ऊपर, इसकी वैल्यू ऊपर चाहिए। तो इसको हमें पूरे कोड को ही ऊपर रखना होगा, और ऊपर मैं रख रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही कर दिया मैंने बिल्कुल ही। और इस वाले कोड में हमने क्या करा, हाँ, तो डी और आर में वैल्यू आ गई होगी। तो ये जो आर में वैल्यू आई है यहाँ से हटा देते हैं, इको में यहाँ पे करना नहीं। आर को कहाँ प्रिंट करना है, इस वाले बॉक्स में, है ना? तो इसकी जो वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू को 0 की बजाय हमें यहाँ पे प्रिंट करना है PHP का टैग शुरू करा, और यहाँ पे आ जाएगा इको $R, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे
ये हमने कोड को कॉपी पेस्ट, ये हमने कोड को लिखा और इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे वाले में, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, अब आर और डी की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जब मैं इसको फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो आर और डी की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने मान लो एक भी बार रन नहीं किया, फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो इसको, ये वाली कोड तो चल जाएगा क्योंकि ये किसी कंडीशन में नहीं है, ये तो कंडीशन के अंदर है। ये किस कंडीशन के अंदर है, सबमिट बटन की, जब हम सबमिट करेंगे तब ये कोड होगा, लेकिन ये तो किसी कंडीशन के अंदर है नहीं, तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसको आर की वैल्यू शुरू में क्या मिलेगी, डिफ़ॉल्ट रखनी पड़ेगी, वरना वो एरर देगा। चेक करते हैं, तो जब हमने इसको रन करा है तो ये एक वार्निंग दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, और उसने वो वहीं पे प्रिंट कर दिया उसी बॉक्स के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट करना होगा, और वो करना होगा बाहर। तो $r इक्वल्स टू 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें 0 चाहिए, और डिफ़ॉल्ट d इक्वल्स टू 0। तो अब इसको रीलोड करते हैं, तो शुरू की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 0 आ गई। इसको एक लाइन में कैसे लिखते हैं, एक लाइन में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को ही हमने डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया एक लाइन में, तो भी वो सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, रुपीज़ में 200, और यहाँ से हमने करना है $2, और इसको ये डॉलर में ही, बॉक्स में ही प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 और डॉलर में कुछ नहीं लिखा मैंने, खाली है, और मैं कर रहा हूँ $2 to रुपीज़, तो डॉलर तो कुछ है नहीं, तो फिर वहाँ पे एरर आएगी, और ये एरर तो फिर हर जगह ही आएगी क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, उसको मिल नहीं रही। तो ये हमें एक वैलिडेशन लगाना होगा। ठीक है, वैलिडेशन भी हम आगे पढ़ेंगे कि डॉलर की अगर वैल्यू नहीं है और फिर तुम यहाँ से डॉलर सेलेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो उसको एरर ना दे, हमें उसको हैंडल करना है वैलिडेशन से। एक प्रॉपर मैसेज आएगा, इनवैलिड, कुछ इनवैलिड का मैसेज आएगा प्रॉपर। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें, या चलो अभी बताओ, कुछ आइडिया है, आ रहा है? नहीं, अलर्ट बॉक्स तो देंगे, मैसेज तो दे देंगे, लेकिन कब देंगे, जब उसकी वैल्यू खाली होगी। वैल्यू खाली होगी और हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन के अंदर आएगा अलर्ट बॉक्स, जो भी अलर्ट बॉक्स दे रहा है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन को कैसे लिखेंगे, मेन वो है। नहीं, यहाँ से भी अलर्ट बॉक्स जावास्क्रिप्ट से होगा, लेकिन मेन अलर्ट बॉक्स नहीं है, मैसेज तो हम दे देंगे, कंडीशन कैसे लिखेंगे, वो किस कंडीशन के अंदर लिखेंगे, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमें क्या है ये, हमें क्या करना है, जब उसने ऑप्शन सेलेक्ट करा, डॉलर रुपीज़ वाला या रुपीज़ टू डॉलर वाला, तो तब हमें ये सेलेक्ट करना है। जैसे उसने अगर 1 लिया है, तो 1 में डी के अंदर हम वैल्यू ले रहे हैं ना बॉक्स से, तो डी में डलवाने से पहले हमें चेक करना होगा कि इस बॉक्स में खाली तो नहीं है, ये बॉक्स खाली तो नहीं है। अगर ये बॉक्स खाली है तो इसका मतलब वो एरर है। तो अभी हम केस 1 वाले को ही चेक करते हैं, पुरानी वैल्यू को मैंने हटा दिया, और अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, किस पे, इस 2 पे। तो इफ़ $_post num2, अगर ये खाली है, खाली का मतलब कैसे होगा, इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक लिख देंगे, और ब्लैंक लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई वो इको करेगा, और यहाँ पे लिख देगा इनवैलिड सिलेक्शन। तो अगर हमने $2 रुपीज़ करा तो इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे रख के इसको रीलोड, और $2 रुपीज़ कर रहे हैं ना, तो डॉलर को हमने खाली कर दिया, डॉलर को खाली करा और डॉलर को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड सिलेक्शन ऊपर आ गया, वो हम नीचे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर तरीके से अब हैंडल हुआ है कि भाई वो इनवैलिड सिलेक्शन है, या फिर हम यूँ लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज़ एंटर वैल्यू फॉर $, ऐसा कुछ भी एक मैसेज लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लिखा। इफ़ कंडीशन को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे वो नहीं लिख रहे इस सेट, इसी तरह से ये इस सेट क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि क्या करता है, जब वो सेट हो, यानी कि जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं नॉर्मली बटन पे,
जब वो बटन पे क्लिक हो तब ये चलता है। उसी तरह से एम्प्टी भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे अगर हमें इसको चेक करना है कि क्या बॉक्स खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, तो एम्प्टी के लिए होता है इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। कलर चेंज तो हुआ नहीं, इसका कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब केवल एम्प्टी फंक्शन है, इज एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी लिखते ही देख रहे हो कलर चेंज हो गया वो, तो यानी कि ये इनबिल्ट फंक्शन है और नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी का मतलब क्या है, ब्लैंक है ना। तो ये क्या चेक करेगा, ब्लैंक को चेक करेगा। तो अब ये बताओ कि अगर ये बॉक्स खाली होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। अगर बॉक्स खाली होगा तो बॉक्स खाली है तो हम क्या चेक कर रहे हैं, एम्प्टी, तो वो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ चाहिए थी हमें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अगर वो खाली है तो ये ट्रू हो जाएगा और वो इनवैलिड सिलेक्शन, कुछ और मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, इनवैलिड सिलेक्शन एंटर वैल्यू, और इसको रीलोड, और यहाँ पे डॉलर में कुछ नहीं लिख रहे हैं, एम्प्टी, और इसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं तो इनवैलिड सिलेक्शन एंटर वैल्यू। तो ये भी सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दूसरे वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो दूसरे वाला हम यूज़ करेंगे इनबिल्ट फंक्शन के साथ, और यहाँ पे अब हम लगा देते हैं एल्स, और एल्स में लगा देंगे अब कन्वर्जन वाली डिटेल्स, और क्या करेंगे, यही चीज़ हम लगा देंगे सेकंड वाले में भी, सेम एम्प्टी वाली। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किसको चेक करेंगे इस बार, 1 को, और यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड सिलेक्शन एंटर वैल्यू या रुपीज़ वैल्यू, कुछ भी ऐसी वैल्यू दे सकते हैं, और एल्स में आ जाएगा ये वाली स्टेटमेंट्स, और ये हमारा क्लोज हुआ। पूरा प्रोग्राम इस बार हमारा कंप्लीट हो चुका है विद एरर मैसेज।